was most beneficent, most merciful. कुछ दिन पहले ना मैंने एक मूवी देखी, तो जस्ट एक यानी वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर मैं क्या देखता हूँ, एक छोटी सी बच्ची है, उसके पास ना छोटा सा साइकिल है, और वो क्या करती है कि वो एक रोप है, वो दोनों साइड से ऊपर यानी बहुत ऊपर बंधी हुई है। अब वो छोटा सा साइकिल है, उस साइकिल के ऊपर यानी वो उस रोप के ऊपर वो बच्ची साइकिल चलाती है। बात समझ आ रही? जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिली कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान, मैं देख रहा, मैंने कहा शायद गिर पड़ेगी, अगर मैं ऐसे चलूं तो मैं फ़ौरन गिर पड़ूंगा। वो कैसे, यानी वो इधर जाती उधर जाती, फिर हाथ छोड़ कर चलाती। सो व्हाट इज़ दिस? इट्स अ प्रैक्टिस। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स बट यू नीड अ प्रैक्टिस। आप कैसे कहते हो कि 55 में मैं ये करती हूँ, 55 मिनट्स लगते हैं उसको सॉल्व करें? इट डज़ नॉट मैटर। ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। आप उसे बार बार करोगे तो वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो 25 मिनट में होना शुरू हो जाएगा। यानी वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो 40 मिनट में, या आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड 40 मिनट्स है उसके लिए, आप हो सकता है कि वो 25 पे ले आएँ, 20 मिनट्स में कर लें। यानी ये तो ये है कि बार बार, और क्वेश्चन जो है वही रिपीट होते हैं जो पहले आए होते हैं, लेकिन वो बदल बदल के पूछते हैं, वो इस तरह से घुमा देते हैं कि क्वेश्चन वही होता है, लेकिन आपको वो क्या कहता है। जैसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot। ये क्वेश्चन है। अब वो ये पूछ सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाला एक सवाल आता है, क्वेश्चन। ये मॉडर्न एक क्रिटिक है T.S. Eliot उसका, तो वो ये नहीं पूछते कि डिफाइन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय T.S. Eliot। वो ये नहीं आपसे डिस्कस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड डिस्कस इन डिटेल। वो आपसे पूछें कि वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडिशन। तो इस तरह आपको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएं। तो दिस इज़ द थिंग माय डियर, यू हैव टू जस्ट क्लोजली फाइंड द थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट? मेन स्टेटमेंट क्या पूछना चाह रहा है, आपने उसको फाइंड करना है। वो मैंने एक लेक्चर दिया भी था मैं किसी दिन, फिर एक राइटिंग के ऊपर, कैसे राइटिंग करनी है, किस तरह आप अच्छा लिख सकते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, कैसे कंक्लूजन बना सकते हैं, और 2-4 जो कोटेशंस हैं वो आप ज़रूर याद किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ आपको कोटेशन जो है वो साथ बता दिया करूँ, डिफ़ाइन कर दिया करूँ। वो मैंने महसूस किया है कि वी नीड टू डिफ़ाइन, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ कर दूंगा। जेन ऑस्टन वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर मार्क्सिस्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी समझाता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं। मैंने पूरा जो ये फ़िलासफ़र है इसको पढ़ाया हुआ है। दास कैपिटल इसकी जो बुक है वो मैंने तकरीबन डिस्कस की हुई है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू लिंक, यू कैन लिसन टू माई लेक्चर। तो दास कैपिटल जो है उसने 1867 में एक बुक लिखी है, नाम है कार्ल मार्क्स। आज हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, हो सकता है यूनिवर्सिटी में आ जाए, क्योंकि वो क्लास कॉन्शियसनेस को डिस्कस करती है। लोग जो हैं बड़े क्लास कॉन्शियसनेस हैं, मिडल अपर क्लास में बटे हुए हैं, तो अपर क्लास मिडिल क्लास लोगों को अच्छा नहीं समझते अपर क्लास वाले, कि उनके मैनर बड़े घटिया से होते हैं, कि वो क्या होती हैं, बिहाइंड द मनी होती हैं उनकी फीमेल्स। और मिडिल क्लास की औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, वो एक सीढ़ी की तलाश में होती हैं कि वो सीढ़ी पर बैठ के प्रोग्रेस हासिल कर जाएं। तो इसी तरह हमने देखा कि जो मिसेस बेनेट हैं, मिसेस बेनेट की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई एक बेटी तो बिंगले के साथ चली जाए ताकि उसकी शादी हो जाए। यानी वो ऑल द टाइम जो उसकी डॉटर हैं उन डॉटर्स के बारे में परेशान रहती है। वी हैव नोटिस्ड कि मिडिल क्लास की, और बड़ी फ्रिवलस एक्टिविटी करती है, बड़ी नॉन सीरियस बातें करती है, जो बिल्कुल डार्सी जैसे सीरियस बंदे को अच्छी नहीं लगती। और डार्सी ये कहता है, यू आर नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट लाइक मी डार्सी। मेरे जैसे एरिस्टोक्रेटिक बंदे को तुम इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो कि तुम मुझे क्या कर लो, अट्रैक्ट कर लो, मुझे भा जाओ, ये तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। किसको कहता है? एलिजाबेथ को। लेटर फिर कहता है कि शी इज़ द हैंडसमस्ट गर्ल इन माई लोकेलिटी। मुझे तो लगता है इससे कोई हैंडसमस्ट नहीं है, ये सबसे हैंडसमस्ट है, और इसके चीक्स और इसके लिप्स और इसकी ब्यूटी जो है मुझे अपील करती है। वो लेटर उसका लवर बन जाता है। सो लेट्स सी, आज हम ये 3 असाइनमेंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे,
जेन ऑस्टन लिमिटेड वर्ल्ड, जेन ऑस्टन्स लिमिटेड वर्ल्ड। जेन ऑस्टन जो है उसकी दुनिया बड़ी लिमिटेड सी है। वो क्या करवा, मैरिज और लव के गिर्द जो है, रोमांस के गिर्द उसके सारे करैक्टर जो हैं वो घूमते हैं। और उसने इतना ट्रैवल भी नहीं किया। एक वो प्रीस्ट की बेटी थी जो कि एक प्रीस्ट था, तो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसने अपनी सेटिंग जो है वो भी बड़ी लिमिटेड सी रखी है। सेटिंग होती है कि उसने कौन कौन सी जगह ली है। जैसे शेक्सपियर को डिस्कस हो, शेक्सपियर आपको कहाँ ले गया? शेक्सपियर आपको इटली में ले गया, आपको टर्क्स दिखाए, याद करें, आपको रोम दिखाया, आपको अथेलो अफ्रीकन जो है वो कल्चर दिखाया। वो कैसे कैसे लोगों को डिस्कस करता है, कितनी वास्ट चीज़ों को डिस्कस करता है, वास्ट लेवल पे डिस्कस करता है। आप किंग लियर पढ़ें तो आपको और इतनी स्टेट्स दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या लगता है हमें, बड़ी लिमिटेड सी, क्योंकि उसे हैंडल करना फिर मसला बन जाता है ना। जब आपने ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, पढ़ा नहीं, या आप उस लेवल पे विजिट नहीं किया, चीज़ों को देखा नहीं, तो आपका नॉलेज भी ज्योग्राफिकली लिमिटेड होता है। अगर हेमिंगवे को आप पढ़ें, अभी अमेरिकन लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हेमिंगवे जो है वो उसने बहुत सारे ट्रैवल किए हैं। उसने मतलब सिविल वार जो है, स्पेनिश सिविल वार को डिस्कस किया है, उसने वर्ल्ड वार 1 को डिस्कस किया, 2 को डिस्कस किया, उसकी बाकायदा जो उसने जॉब की है वहाँ पे जाके, यानी एज अ मेंबर ही बिन वर्किंग फॉर यू नो चैरिटी like company, and he worked over there and he reflected through his literature, through his novel। तो उसने अपने नावल के ज़रिए उसको रिफ्लेक्ट किया। आप यहाँ पे मिसाल दे सकती हैं, हेमिंगवे जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ को डिस्कस करता है, रोम को डिस्कस करता है, इटली को डिस्कस करता है, स्विट्ज़रलैंड को डिस्कस करता है, ठीक है। अमेरिकन उसने स्टेट को बड़ा विज़िट किया है, उस अमेरिका की स्टेट को उसने विज़िट किया। वैसे भी अमेरिका बहुत बड़ा है इंग्लैंड की बनिस्बत अगर देखें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो 55 पाकिस्तान जैसी स्टेट्स जो हैं वो उनका एक यूनाइटेड स्टेट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लॉट ऑफ स्टेट्स आर अंडर यूएसए। तो इसका मतलब ये है कि जितना आपने ज़्यादा ट्रैवल किया है, जितना आपने ज़्यादा दुनिया देखी है, विजन ज़्यादा होता है, ठीक है, जोग्राफिकली नॉलेज ज़्यादा होता है, आपने ज़्यादा लोगों से मिले होते हैं, नॉलेज ज़्यादा होता है। जेन ऑस्टन बड़ी लिमिटेड वर्ड दिखाती है। इसकी असाइनमेंट जो है हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं इसके स्नैपशॉट सेंड करूँगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मानी लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जेन ऑस्टन वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर कार्ल मार्क्स और इन दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स से पहले ही वो मार्क्सिस्ट थी, एक मार्क्सिस्ट फिलासफी रखती थी। कार्ल मार्क्स ने जो फिलासफी दी थी, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें, कार्ल मार्क्स पैदा हुआ जर्मनी में 1818 में पैदा हुआ है और 1883 में इसकी डेथ हुई है। बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, बाबा सा है। पिक्चर जो है वो आपको दिखा देंगे। कार्ल मार्क्स जो है, अभी उसकी मैं फिलॉसफी बताता हूँ, आप रियली आप फील करेंगे कि वाकई जो उसे सुनता वो उसका कायल हो जाता। और कैपिटलिस्ट लोगों के वो खिलाफ था। और अमेरिकन, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली अमेरिका, दे आर कैपिटलिस्ट। वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, तो वो तो उसे लाइक नहीं करेंगे। फिर यूरोप के लोग जहाँ जहाँ जाता उसे निकाल देते। एक साथ उसके एक और दोस्त था, ये दोनों दोस्त जहाँ जहाँ जाते इनको लोग आगे निकाल देते, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट लोग थे और ये और फिलॉसफी बताता था। अब जेन ऑस्टन पैदा हुई है, इसीलिए कहा जाता है कि जेन ऑस्टन इसकी पैदाइश से पहले ही मार्क्सिस्ट थी। जेन ऑस्टन पैदा हुई है 1775 में और जेन ऑस्टन की डेथ हुई है 1817 में। देख लें कि ये उससे पहले आई है, यानी जब ये पैदा हो रहा है उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी जेन ऑस्टन की। तो जेन ऑस्टन जो है वो बड़ी है इससे, यानी वो तो जब उसकी डेथ हुई है तो वो पैदा हुआ था कार्ल मार्क्स। तो ऐसे लगता है कि कार्ल मार्क्स से पहले ही मार्क्सिस्ट जो आइडिया थे वो जानती थी क्लास कॉन्शियसनेस लोगों में। लोग मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर यानी लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इसमें बटे हुए थे। और वो बोर्जोस और मिडिल क्लास से बड़ी नफरत करता था।
यानी इसके वो भी लाइक नहीं करता था, कहता ये जो मिडिल क्लास होती है ये बड़ी जालम है। लेट्स सी उसकी फिलॉसफी। जोसेफ एंड्रयू, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए है। जोसेफ एंड्रयू, ये तो आप दोनों की यूनिवर्सिटी में है ना, तो ये स्पेशली यूएस कोर्स में है, यानी ये दोनों यूनिवर्सिटी में मौजूद है, पीयू में और यूएस में, जबकि ये ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में है। जोसेफ एंड्रयू एज अ पैरोडी ऑफ पमीला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी दिस वन। देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, जेन ऑस्टन वर्ड इज लिमिटेड बट हर आर्ट इज सुपर्ब, एक्सप्लेन करें जी। पीयू में 1991 में क्वेश्चन आया है, व्हाट मेक जेन ऑस्टन सच अ ग्रेट आर्टिस्ट डिस्पाइट परवर्बली क्या है, लिमिटेड रेंज ऑफ हर आउटलुक एंड ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि उसकी रेंज, उसकी वर्ड, उसकी दुनिया लिमिटेड थी, लेकिन जितना वो नॉलेज रखती थी, बड़ा डीप और प्रफाउंड नॉलेज रखती थी मिडिल क्लास के लोगों का, और उसने बड़ा अच्छी तरह उसको रिफ्लेक्ट किया है, पोर्ट्रे किया है अपने लिटरेचर, अपने नावल में। I think I may boast myself to be with all the possible vanity, the most unclear and uninformed female who ever dared to be an authoress. कि मैं क्या हूं, अनइन्फॉर्म्ड फीमेल थी और इवन डेयर टू बी ऑथरस, फिर भी एक ऑथरस बन गई। कि मैं ऐसी ऑथरस हूँ, मैं एक ऐसी ऑथरस हूँ कि मैंने अनइन्फॉर्म भी थी, मैंने चीज़ों को विज़िट भी नहीं किया, मेरी इतनी वाइड नॉलेज भी नहीं था, या विज़िट नहीं की चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने डेयर की और मैंने इतना ज़बरदस्त लिखा। ये क्यों, वो खुद कह रही है। डू यू एग्री विद द सेल्फ deprecating remarks of Jane Austen, especially after reading her Pride and Prejudice? Do you agree? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो कि वो खुद क्लेम करती है कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, मैं इतनी वाइड इंफॉर्मेशन नहीं रखती थी, अनइन्फॉर्म्ड होने के बावजूद मैं एक ऑथरस बन गई, मैंने डेयर किया लिखने का। आई थिंक आई मे बूस्ट माई सेल्फ टू बी विद ऑल द पॉसिबल वैनिटीज दैट क्या द मोस्ट अनक्लियर एंड अनइन्फॉर्म्ड फीमेल, कि मैं क्या थी, अनक्लियर और अनइन्फॉर्म्ड फीमेल थी, हु एवर डेयर टू बी एन ऑथरस, और फिर भी ऑथरस बन गई। डू यू एग्री? क्या आप इसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? यानी आपने ओवरऑल इस पे यही लगाना है कि उसकी लिमिटेड वर्ड थी, लिमिटेड चीज़ों को विजिट किया था, घर रही थी, प्रीस्ट की बेटी थी, एंड गॉट नॉलेज फ्रॉम होम, एंड होम बेस्ड नॉलेज था। घर के अंदर जो मामलात होते हैं, लव होता है, रोमांस होता है, ठीक है, लव होता है, रोमांस होता है, मैरिज होती है, मैरिज के मामलात होते हैं, उनके जो पेयर्स होते हैं, इनको उसने बड़ा डीपली स्टडी किया था। ऐसा कोई नहीं लिख सका। अच्छा, इसके ऊपर दो क्रिटिक्स जो हैं, एक क्रिटिक जो है वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर, एक ब्रोंटी, शार्लट ब्रोंटी एक नावलिस्ट है, नाम सुना होगा आपने, शार्लट ब्रोंटी या ब्रोंटी सिस्टर, आपने सुना होगा। ये दो सिस्टर, ये सिस्टर थी, नॉवलिस्ट थी ये। तो शार्लट ब्रोंटी कहती है कि इसकी जो दुनिया है ना, इसका बड़ा लिमिटेड इसने नॉलेज जो है वो दिया है, यानी इसने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इट इज़ वेरी लिमिटेड। इसने एक तो चीज़ों को लिमिटेड डिस्कस किया, रीडर को कंफ्यूज कर देती है, बैफल कर देती है, और एक ही जगह पे घुमाती रहती है, वाइड रेंज को टच नहीं किया। तो बड़ा नॉट मैच्योर्ड वर्क, वो इसको क्रिटिसाइज करती है। एक दूसरा राइटर है, नाम नोट कर लें उसका, F.R. लेविस। एक दूसरा क्रिटिक है F.R. लेविस। F.R. लेविस जो है ये बड़ा एक्सपर्ट राइटर है और बड़ा अच्छा क्रिटिक है। इसने 4 नावल सेलेक्ट किए थे बड़े टॉप के, और उसमें इसने जेन ऑस्टन का जो नावल है उसको शामिल किया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है बड़ा टॉप का नावल है अकॉर्डिंग टू F.R. लेवी, ठीक है। प्लॉट बड़ा ज़बरदस्त है इसका, लूज नहीं है, अच्छा प्लॉट है। अब हेनरी फील्डिंग को मैंने आपको पढ़ाया, उसका प्लॉट ज़रा देखे, समझ ही नहीं आता कौन सी बात किधर ले जाता है, कौन सी
तो वो बड़ा लूज, उसने एक एपिक टाइप लिखा है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पहले हम वो लिमिटेड रेंज वाली करते हैं, उसके बाद इधर आते हैं। क्लीशीज, क्लीशीज होती है जो आम चीज़ें प्रोमिनेंट होती है ना किसी कल्चर में, इसको कहते हैं क्लीशीज अटैच टू द जेन ऑस्टन। हाँ जी, क्या क्लीशीज अटैच है जेन ऑस्टन से? ब्रोंटी के जो शार्लट ब्रोंटी का जो रिमार्क्स है, कंप्लेन फॉर द लैक ऑफ पैशन हर, यानी उसके ऐसे जैसे फैब्रिकेट की आर्टिफिशियल पैशन है, पैशन जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल लगते हैं इसके। यानी शार्लट ब्रोंटी ने कहा क्लीशीज अटैच टू द जेन ऑस्टन। क्या क्लीशीज अटैच्ड है? क्या थी? पहला पॉइंट लिमिटेड वर्ड, आपको मिल जाएंगे, उसमें मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हैं, नोट्स इसके मैं अभी सेंड करता हूँ, वो स्नैपशॉट्स, आप वो उससे पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हैं। लिमिटेड नॉलेज, पहली बात तो ये क्रिटिसाइज करते थे। दूसरा लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड वर्ड है, और क्या कहते हैं कि सिर्फ क्या है कि बड़ी लिमिटेड सी रेंज के करैक्टर दिखाती है। जेन ऑस्टन के जो करैक्टर हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, एंड शी शोज द लिमिटेड वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्मॉल टाउन्स, और उन्हीं के गिर्द जो हैं करैक्टर घूमते रहते हैं, कोई वाइड रेंज जो है वो नहीं दिखाती। जेन ऑस्टन वाइड रेंज नहीं दिखाती और लिमिटेड जो है वो वर्ड दिखाती है। बाल पार्टी दिखा दी, पार्सन प्रीस्ट कंट्री जो में होते हैं उनको दिखा दिया, लंदन का जो कुछ इलाका है वो दिखा दिया, और लिमिटेड जो लाइफ है वो दिखा दी। तो कुछ लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि इसकी दुनिया जो है वो बड़ी लिमिटेड है। 2 इंचेस एवरी शी इज़ पेंटिंग। लोगों ने ये कहा, क्रिटिसाइज़ किया कि पेंटिंग 2 इंचेस एवरीज, 2 इंचेस एवरी जो है उसको ही पेंट करती रहती है, यानी इतना सा इसका टावर है, 2 इंचेस एवरी टावर जो है शी इज़ पेंटिंग अगेन एंड अगेन। मतलब नॉट गोइंग हेयर एंड देयर इन अ वे टू गिव यू वाइड नॉलेज, कि कहाँ घूमता है इसका पूरा जो नावल होता है। लिमिटेड लव, मैरिज और डोमेस्टिक इशू, ठीक है। और वो कंट्री पार्सन की एक बेटी थी, यानी प्रीस्ट की बेटी थी, तो आपको चर्च भी दिखा देती है, चर्च से रिलेटेड जैसे कुछ बंदे हैं वो भी दिखा देती है। तो ये पॉइंट हैं पहले कि असल में उससे जो चीज़ें रिलेटेड हैं कि हर नॉलेज वाज लिमिटेड, हर वर्ड वाज लिमिटेड, एंड शी इज़ ओनली शोइंग यू अबाउट द अफेयर ऑफ द मैरिज, and only showing you about the affairs and domestic issue problems, churches and problems related to churches, and that's what she is showing, and she is only painting the 2 inches average. 2 inches average जो है वो शो कर रही थी। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसमें जो कोटेशन है वो मैं साथ आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया करूं। अच्छा देखिएगा, ये कंट्री पार्सन की बेटी थी, तो आपको कंट्री पार्सन के जो इश्यूज होते हैं वो भी आपको दिखा देगी। जैसे हमने देखा लेडी कैथराइन ने उसे ऑफ़र किया, कॉलन को, मिस्टर कॉलन को उसने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें रेक्टर बना दूंगी, प्रीस्ट बना दूंगी, यहाँ पे तुम ऐसा करो शादी करके आ जाओ। तो वो शादी के लिए दौड़ता है। तो इस तरह के इशू आपको दिखा देगी। ये पॉइंट नोट कर लें सारे, ठीक है। कंट्री पार्सन, लिमिटेड लाइफ। एक कंट्री पार्सन की लाइफ क्या होती है कि वो सारा दिन उधर ही रहता है। पार्सन मीन वो जो प्रीस्ट होता है। ये स्नैपशॉट ले लिया करें, आपकी ऑप्शन होती है उसके, स्नैपशॉट ले लिया। लें जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरा देखें, द स्टोरी ऑफ अ नावल अकॉर्डिंग टू हर ओन अफर्मेशंस रिवॉल्व अराउंड 2 और 3 फैमिली। फैमिली क्या है जी? मिस्टर बेनेट की एक फैमिली है, ठीक है, मिस्टर और मिसेस बेनेट। इसकी 5 जो हैं बेटियां हैं और अनमैरिड हैं। और मिसेस बेनेट जो है वो हमने देखा कि फ्रीवलस लेडी है और हर वक्त अपनी बेटी की, एक तो वो उसके चीप उसकी हरकत हैं और उसकी वजह से मिस्टर बेनेट अक्सर परेशान रहता है। वो इंटेलेक्चुअल है। 1 2 3 4 5 डॉटर्स हैं, तो सारा नावल जो है वो इनके गिर्द ही घूमता है, ठीक है। मिस्टर डार्सी जो है इसका प्रोटैगोनिस्ट है। मिस्टर डार्सी की का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं वो फीमेल दे रही हैं, क्योंकि वो खुद फीमेल है, तो फीमेल उसका माउथ पीस है। उसका माउथ पीस कौन है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ हमारी राइटर का माउथ पीस है, प्रोटैगोनिस्ट है। वो कहती शादी होनी चाहिए, शादी करें, लेकिन शादी किसके साथ करो? जिसके साथ इंटेलेक्चुअल हार्मोनी हो, ठीक है। तुम्हारे माइंड एक जैसे हों, किसी हद तक वो ठीक भी कहती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो उनके कल्चर के मुताबिक है कि आप साथ एक दूसरे के साथ रहें, यू शुड टॉक टू ईच अदर, यू शुड इवन स्लीप टुगेदर, यू शुड इवन स्पेंड टाइम टुगेदर, विजिट्स टुगेदर, अच्छी तरह टाइम गुजारें एक दूसरे के साथ, फिर शादी करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। उसमें वो सारी चीज़ें वो आपको बताती है कि इस तरह की मैरिजेस होनी चाहिए। मैरिज ये कामयाब होती है कि जो मैरिज जो है एक दूसरे के इंटेलेक्ट बेस पे हो, रैशनल बेस पे हो, एम्पेरिकल बेस पे हो, ठीक है। एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें और अच्छी तरह समझ के फिर उसके सोच समझ के शादी करें। ये नहीं कि अचानक ही ऐसे कूद पड़े जैसे लिडिया करती है। जेन जो है वो भी पैशन बेस है, उसका भी, क्योंकि अट्रैक्शन बेस है ना उन दोनों का, तो वो भी कहती है कोई आइडल लाइफ, वो भी एक सेकेंडरी लेवल पे, लेकिन प्राइमरी लेवल पे इसका मिस्टर और मिसेस गार्डिनर का जो रिलेशन है वो इंटेलेक्चुअल बेस पे है। यानी जिस्मों की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत वो कहती है पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, इंटेलेक्ट मिलते हों एक दूसरे के, माइंड मिलता हो, ठीक है, उसके बाद आप आगे स्टेप करें। The story of her novel, according to her own affirmation, revolves around the 2-3 families. तो एक तो मिस्टर बेनेट की फैमिली, ये ले लें, इसको डिस्कस करना है अपने, और मिस्टर डार्सी की, मिस्टर डार्सी और जो उसकी आंट डिस्कस हुई है, लेडी कैथराइन। अच्छा, लेडी कैथराइन को जब आप देखते हैं तो हमने एक नावल पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। उसमें एक लेडी थी जो उसकी आंट थी, जो हमने देखा जो जैक वर्दिंग और वो एल्जरनन की जो आंट थी, वो आंट जो है वो रिफ्लेक्शन है विक्टोरियन सोसाइटी की। ये भी विक्टोरियन राइटर है, याद कर लें, ये भी एक विक्टोरियन टिपिकल जो स्टाइल है उस वक्त की औरतों का, वो उस लेडी के जरिए और इस लेडी के जरिए, लेडी कैथराइन, इस लेडी कैथराइन के ज़रिए डिबॉर्ग जो है हमारे पास, इसके ज़रिए हमें दिखाया गया कि वो लेडी सिर्फ पैसे को और स्टेटस को, वो कहती थी कि मैं अपनी बेटी से, डॉटर से डार्सी की शादी करूंगी। दोनों डार्सी जो है वो क्लास लेवल पे एक जैसे हैं, क्लास लेवल एक जैसे हैं। हमारी जो राइटर है वो तो एक मार्क्सिस्ट है अपने टाइम का, वो तो क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास जो क्लास हेट्रेड लोग हैं उनको लाइक नहीं करती, कि ह्यूमैनिटी बेस होना चाहिए। क्या है आप क्लास बेस बनाया हुआ है? मतलब उस वक्त प्रोमिनेंट क्लास क्या थी? अपर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, सबसे बड़ी जो क्लास है ऊपर। अब अपर क्लास जो है वो इन क्लास को लोगों को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं ये लैडर की तलाश में होती हैं इनकी, और औरतें और फीमेल के, हमें कोई अपर क्लास मिल जाए तो हम अमीर हो जाएं, ठीक है। अब ये सीढ़ी की तलाश में होती हैं मिडिल क्लास की, ये औरतें अच्छी नहीं, ये इनको लाइक नहीं करती थी।
मनी सेंटर होते हैं ये लोग उनके मुताबिक, यानी ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये मनी सेंटर होते हैं, पैसे के लिए रिलेशन बनाते हैं, वो उसकी क्लास अपर है, तो वो मिडिल क्लास के लोगों को अच्छा नहीं समझ रहा। और डार्सी जो है वो पहले नफरत इसलिए करता है ना, जब वो इस तरह की हरकत करती है तो वो उसको भांप लेता है कि ये औरत वैसी है। अब उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है भाई कि ये लोग ऐसे होते हैं, इनसे दूर रहना, वो उनसे दूर रहता है, इसलिए वो उसे कहता है यू आर नॉट हैंडसम एनफ टू, एंड शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट मी लाइक डार्सी। मेरे अपर क्लास जैसे मेरे जैसे बंदे को तुम इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो कि तुम मुझे अट्रैक्ट कर लो, मैं और ना यू आर नॉट हॉट एनफ टू अट्रैक्ट मी। तो इस तरह की उसे बातें करता है और दैट रियली हर्ट हर प्राइड, और उससे वो हर्ट होती है। द स्टोरी ऑफ द नावल अकॉर्डिंग टू हर ओन अफर्मेशन रिवॉल्व अराउंड द 2-3 फैमिली। एक तो बेनेट की फैमिली डिस्कस कर दें, ठीक है। उसके बाद लूकस, शार्लट लूकस जो है उसको डिस्कस कर दें, ठीक है। दो हो गई। उसके बाद मिस्टर और मिसेस गार्डिनर को डिस्कस कर दें। उसके अलावा आप बिंगले सिस्टर को डिस्कस कर दें, वो भी डिस्कस होती है बिंगले सिस्टर। और उसके अलावा आप मिस्टर विकम को डिस्कस कर दें। तो इस तरह कोई 2-3 जो फैमिली उसने डिस्कस की हुई हैं उनको डिटेल डिस्कस कर दें, या आपके 2-3 पैरे बन जाएंगे। द थीम ऑफ ऑल हर नावल इज़ अ लव एंड मैरिज। जितने भी उसके 6 नावल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उन सब का जो थीम है वो यही है, लव है, मैरिज है, और हमने इसी के अंदर से उठा के जो है ना रेफरेंस देने हैं कि ये भाई देखें हर किसी नावल का थीम यही है उसका, और इसके अंदर भी देखें ये लव है, ये लव पे बात कर रही है, मैरिज पे लव का बात कर रही है। पहले लाइक नहीं करती, फिर उसके बाद यानी आयरनी इसकी बातों में पाई जाती है। और आयरनी भी ऐसी कि मैं जो एक दफ़ा रिजेक्ट कर दूं वो दोबारा सेम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन शी डज इन द केस ऑफ डार्सी। एंड डार्सी considers her not handsome enough to attract like Darcy, and the same way he is saying that she is the handsomest girl in my locality. She is beautiful and I like her. Her cheeks, her lips and beauty is appealing me. Elizabeth very hot and attractive. तो उसे बड़ा फिर वो बुलाता है कि ये बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं 3 आपने डिस्कस करने। कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द मिडिल क्लास कंट्री जेंट्री। अच्छा जी, कौन कौन से मिडिल क्लास से करैक्टर हैं आपने वो सारे डिस्कस करने। मिस्टर और मिसेस बेनेट, ठीक है। और कौन है? कॉलन, शार्लट लूकस जो कि फ्रेंड है एलिजाबेथ की, ठीक है। और कौन है? सोचें ज़रा, मिडिल क्लास के सारे बंदे जो हैं आप सोचें और उनको डिस्कस कर दें यहाँ पे। और जो उसकी 5 डॉटर हैं वो सारी मिडिल क्लास की हैं, और उनके बिहेवियर, मिस्टर विकम भी, वो भी मिडिल क्लास का है। तो ये दीज आर द करैक्टर्स, दीज आर मिडिल क्लास पीपल, एंड हाउ दे बिहेविंग, हाउ दे आर डूइंग थिंग्स, यू कैन जज। नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्बन लाइफ ऑफ द मेल एक्टिविटीज। अब मेल कोई एक्टिविटी नहीं डिस्कस की कि शहर कोई डिस्कस किया, लंदन को मिसाल के तौर पर डिस्कस करती है, नीदर फील्ड पार्क को डिस्कस करती है, और लव बोंग जो है, लव बोंग जो इलाका है उसको डिस्कस करती है। लॉन्ग बोंग जो इलाका है, लॉन्ग बोन इलाका जो है उसको डिस्कस करती है, लंदन को डिस्कस करती है। तो वहाँ की एक्टिविटी कुछ भी नहीं बताई, नो एक्टिविटी अबाउट द सिटी, कि लोग भाई वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कारोबार थे, लोग क्या करते थे, क्या जेंट्री करती थी, मिडिल क्लास जेंट्री, और अपर क्लास के लोग क्या करते थे। नथिंग इज ओवर देयर। फिर पैशन बड़े आर्टिफिशियल से दिखाए हैं, किसी का कोई पैशन क्या है। अब बिंगले जो है वो किस लिए नज़दीक हो रहा है, बिंगले और जैन को अगर गौर से आप देखें, अब मैंने इसको मूवी भी देखी है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किस बेस पे हैं? सेक्सुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एक दूसरे के साथ। वो जो मूवी में दिखाया गया है
तो वो नज़र आता है कि सेक्सुअल होने के लिए वो नज़दीक होते हैं एक दूसरे, नथिंग एल्स। रोमांस के लिए हॉट एनफ, लुकिंग नाइस, अप्रिशिएटिंग मिस्टर बिंगले उससे इसी लेवल पे उसके नज़दीक होता है। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि डिस्क्रिप्शन कोई वाजे नहीं बताई, और बताए गए हैं तो बड़े आर्टिफिशियल से पैशंस। ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है कि मेल की कोई एक्टिविटी नहीं बताई, वो जेंट्री की एक्टिविटी नहीं, और सेटिंग जो दिखाई है वो भी प्रॉपर नहीं है। नो मेंशंस ऑफ द कंटेम्पररी सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन। अब देखें, बाज़ औक़ात राइटर होते हैं बैकग्राउंड पे एक पूरा सीन रखते हैं। अभी हम एक नावल पढ़ेंगे, टेल ऑफ द टू सिटी। उसमें चार्ल्स डिकन जो है वो बैकग्राउंड पे रखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, डिस्कस करता है नावल को। उसमें करैक्टर होते हैं, एक करैक्टर होता है उसकी शक्ल मिलती है चार्ल्स डार्ने। क्या नाम है? चार्ल्स डार्ने की शक्ल मिलती है, वो फ्रांस से आता है। उसकी शक्ल मिलती है सिडनी कार्टन से। सिडनी कार्टन जो है लूसी से मोहब्बत करता है, लूसी मैनट से, और वो शादी कर लेती है इससे, चार्ल्स डार्ने से। लूसी जब इससे शादी कर लेती है, ये इसका तब भी पीछा करता रहता है, सच्चा लवर बनता है वो। जब ये पकड़ा जाता है फ्रांस में जाके चार्ल्स डार्ने, तो ये सिडनी कार्टन एक शराबी होता है बंदा, ये लूसी को कहता है कि मैं तेरे काम आ सकता हूँ, देखोगी मैं साबित करूँगा कि मैं एक सच्चा लवर हूँ। ये क्या करता है, इसकी जगह पे अपनी जान दे देता है, हेड कटर पे अपना सर रख देता है, इसे बचा देता है, और कहता है कि लूसी और चार्ल्स डार्ने जो है, इससे मेरी लाइफ से एक नया रेवोल्यूशन आएगा। नहीं, अब देखिए पूरा जो बैकग्राउंड है उसने शो कर दिया है, यानी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सारा जो हेड कटर दिखाया गया है। ठीक है, उसमें कैसे 40,000 नवाबों को वो कत्ल करते हैं, बहुत सारे जेंट्री, हाई जेंट्री और अपर क्लास के लोग, ड्यूक, नवाब, उनको पकड़ पकड़ के पीसन कैसे, और फिर वो कैसे वो रिएक्शनरी शो होते हैं, वो सारे दिखाए गए। मैडम डिफार